अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कल 5 फरवरी है। इस हवाले से आज मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 फरवरी पाकिस्तान कश्मीर डे मनाता है, तो हम कश्मीर की जो सबसे बड़ी आवाज़ है पीओके से और कश्मीर से, जो एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनसे पूछेंगे कि ये 5 फरवरी क्या है। हम आम पाकिस्तानी तो इसको एक सॉन्ग कंपटीशन समझते हैं। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि 5 फरवरी को हम कश्मीर सॉन्ग कंपटीशन रख रहे हैं। और अगर हम अपना बजट इतना बड़ा आर्मी को दे रहे हैं, जो कि आर्मी कह रही है हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, तो ये सॉन्ग कंपटीशन से क्या आज़ाद करा सकेंगे। और इसी हवाले से जो जेएन के भारत जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क कर रहा है और पाकिस्तान में पीओके की क्या सिचुएशन है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी से, जो एग्जाइल्ड चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, पहले हम स्वागत करें सरदार शौकत अली कश्मीरी जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब, थैंक यू आर भाई। अजीज दोस्तों, शौकत भाई को मैं 20 एक साल से जानता हूँ। ये हमेशा पीओके के और कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज उठाते ये रहते हैं। जितनी भी बात अज़ां कोई जो छोटी मोटी लीडरशिप जिनके आप नाम सुनते हैं, कोई वजीर आजम बनता है तो कोई सदर होता है, ये सब बेसिकली प्रॉक्सीज पाकिस्तान ने बनाए हैं। ये कोई इंडिजिनस है किसी मूवमेंट के नतीजे में, किसी तहरीक के नतीजे में ये लीडर नहीं है, बल्कि इनको पहले आज़ाद कश्मीर की कुर्सी पे बिठाया जाता है और फिर इसको इसको ग्रूम किया जाता है। तो आज़ाद कश्मीर का ये जो खित्ता है, ये दरअसल पाकिस्तान ने अपनी जो जो खास करके डीप स्टेट की जो पॉलिटिक्स है और जो जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का ये एक आप कह सकते हैं कि बेस कैंप है, जहां से होकर ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी सियासी जमहूरी हक पर शब खून मार लेते हैं और कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। और जैसे आपने बात की 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी भी बेसिकली वो हमारे एक दोस्त हैं काउंसलर, आप भी जानते हैं उन्हें, अली अदालत साहब। एक सेमिनार हम 5 फरवरी पे ही कर रहे थे लंदन में, तो उन्होंने कहा था कि ये यूम यकी है। अब यकी को वही लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी जगहों पे यकी के मानी किसी को ज्यादा नहीं समझ आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ्रॉड है, और फ्रॉड भी ये पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस दिन को खास तौर पर चुना। और जमात इस्लामी, आपको पता ही है कि जमात इस्लामी के डांडे जो है वो डीप स्टेट के साथ देफस से मौजूद हैं। तो काजी हुसैन अहमद ने 5 फरवरी को ये ऐलान किया कि हम जी कश्मीरियों के साथ योम यकजहती बनाएंगे। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, उनका ये ख्याल था कि जब वो इस पे अपना कोई मनफी रद्द-ए-अमल देंगी या नहीं देंगी, तो हमें बेनज़ीर भुट्टो को इंडियन एजेंट साबित करने का मौका मिल जाएगा और उसको मजीद उसके खिलाफ जो है वो तहरीक चलाएंगे कि देखिए जी इनकी मौजूद, चूंकि पहले से ही कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो राजीव गांधी को बुला के तो वो किया, और ये प्रो इंडियन है, उनके खिलाफ जो कुछ भी प्रोपेगेंडा था, ये जो राइट विंगर पार्टियां थी, मजहबी पार्टियां, इनकी जानब से, और इनकी वजह से जो है वो ज़ियाउल हक को ग्लोरीफाई करने वाले लोग थे कि ज़ियाउल हक के तो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो बाम अरूज पे थी, और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई तो उसका वो बाम जो है वो धीरे धीरे नीचे आ गया। चूंकि इन्होंने जो है वो कभी कहते थे कि सिख दहशत गर्दों की लिस्टें पार पहुंचा दी, तो कभी कहते थे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में चुरा गांव लिया। तो ये भी एक ट्रिक थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो को इख्तदार से बदखल किया जाए कश्मीर के नाम पे। तो नतीजा ये है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो सियासी मशीरान थे, उनने क्यों ना हम इसको सरकारी सतह पे ही बना लें। तो नतीजा ये है कि बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि जमात इस्लामी क्यों, पूरा पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ
इजहार यकजहती और उन्होंने छुट्टी बना दी। तो ये तब से एक फ्रॉड जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया जा रहा है। मैं फ्रॉड क्यों कहता हूँ कि देखिए, अगर आप कश्मीरियों के इतने हमदर्द हैं तो जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनको तो आप जीने का हक दें। आप ये देखिए 4000 मुरब्बा मील और 40 लाख की आबादी में आपको दुनिया का कोई जजीरा ऐसा नहीं मिलेगा जहां आज़ाद कश्मीर का बंदा जो है वो नहीं पाया जाता, जो रूह और तन के रिश्ते को और अपने जो उसके जिम्मे जो जिनकी कफालत करना उसकी जिम्मेदारी है, उनकी खातर उसने ये हिजरत ना की हो। और जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ एग्जिस्ट करती हैं तो उन्हें इलेक्शन या किसी भी मरहत के लिए पूरा रियासत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पाकिस्तान को लिख के देना पड़ता है, एक अल्फिया बयान देना पड़ता है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर का अलग पाकिस्तान। एक तरफ तो ये फ्रॉड कि हम कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हम बीडी मेंबर का इलेक्शन भी लड़ेंगे तो उसके लिए भी हमें पूरा रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को लिख के देना पड़ेगा। ये बाकी किसी जगह नहीं है, लेकिन हम कश्मीरियों पे ये पाबंदी है कि अगर हम अपने अवाम से वोट लें तो उस वोट लेने से पहले हमें पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ देना पड़ेगा, रियासत जम्मू कश्मीर का अलग पाकिस्तान से करना पड़ेगा, वरना नहीं तो। और अगर अदरवाइज हम सोचेंगे तो हम अपने नज़रिए की, अपनी रियासत की वेदर, उसकी सॉवरेंटी, उसकी हिस्ट्री, इसके साथ हम वफादारी नहीं निभा पाएंगे। अगर इसके साथ वफादारी करते हैं तो फिर पाकिस्तान वाले हमें कोई किसी जगह भी मैंडेट लेने के हक में नहीं है, और ना ही हमें सियासी पार्टियां बनाने का कोई इख्तियार है, ना ही हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब कभी भी हम अपने अवाम के बुनियादी हक की बात करते हैं तो एक ही आवाज़ आती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में लोगों ने आटे के हुसूल के लिए लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किए, और जो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज थी वो क्या कहती थी, इनको बाहर बैठे हुए लोग शौकत कश्मीरी जैसे जानब पैसे देते हैं इंडिया से पैसे लेके, तो ये वो एहतजाज करवा रहे हैं। बिजली आप ना लोगों को दें, भूखे आप लोगों को मारें, आटे से लेके तो बुनियादी जरूरियात की चीजें आप उनको मुहैया ना करें, लेकिन और उस पर अगर लोग जो है वो एहतजाज करें तो इंडिया ने पैसे दिए। भाई इंडिया क्यों पैसे देगा एक भूखे को एहतजाज के लिए? उसको तो अगर जीने का की कोई ख्वाहिश मौजूद है तो वो खुद क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेगा, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही हाल गिलगित बल्तिस्तान में भी है। क्यों कि वहां भी जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, उन पे फौजी कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के जंगलात, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो आलमी इदारों के अंदर वो रो रहा है कि जी मौसमों की जो आबो हवा की जो तब्दीली है वो उसमें हमारी मदद करें, और दूसरी तरफ है आज़ाद कश्मीर के जंगलात की ज़मीनें जो है वो फौजियों को अलाट कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में, पुंछ में, दीगर इलाकों में। और जितने भी हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं जो जो अल्पाइन के दरख्तों से जो है ना बड़े पड़े हैं, वो उन जंगलों को और उन दरख्तों को काट के तो उन पे जो है वो मोर्चे बनाए जा रहे हैं, उन पे फौजियों को कब्जा। पीर चनासी के साथ लोगों का ना सिर्फ एक सयाती रिश्ता नहीं है, बल्कि एक रूहानी रिश्ता भी मौजूद है, और वो अब लोगों के लिए जो है ना वो फॉरबिडन कर दिया गया है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इसमें ना गिलगित के लोगों को बुनियादी सियासी हकूक हासिल हैं, बुनियादी माशी हकूक हासिल हैं, ना रोजगार के कोई मौके हैं। और अब आप देखिए कि पानी के एतबार से ये खित्ते जो है वो रिच हैं, वाटर जो जो रिसोर्सेस के रिचेस्ट एरियाज ये हैं। बिजली जो है वो यहाँ पानी के जरिए पैदा की जाती है, लेकिन फ्यूल चार्जेस जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ली जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अगर कहें कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है, ये एक तारीखी रियासत है, इसकी तारीख हम साझे वारस हैं,
तो आप हैं पर दो कौमी नजरिए का इतलाक के आप उसके खिलाफ बगावत किए, कई मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये उस खित्ते के निहत्ते लोग हैं जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सिवाय हम जैसे हम निहत्ते लोग जो है वो आपने देखा होगा कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा हो या यूरोपियन पार्लियामेंट का हो, यूरोपियन कमीशन का हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूरोप के अंदर जो फोरम्स हैं, उन फोरमों पे हम अपने लोगों के दुख दर्द की एक फरियाद लिए गुज़श्ता 22-23 सालों से जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये अब लोगों के नोटिस में आ चुका है। इसलिए ये है कि पाकिस्तान अब वो जो उसके टॉल क्लेम्स और वो जो बड़े बड़े नारे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो टोटली एक्सपोज हो चुके हैं, और अब दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान लफ्ज़ों के साथ खेलता है, ये अच्छे अच्छे पेपर्स लिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही वजह है कि आज IMF जो है वो इनकी अच्छी अच्छी बातों पे यकीन नहीं कर रही है, बल्कि वो कहते हैं कि आप सबसे पहले जो ग्रेड 17 से लेके ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके अकाउंट बताएं, इनके रिसोर्सेज बताएं, इनकी आमदन बताएं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो एक रवायत बनी हुई है ना, IMF और वो इसको यानी हुक्मरानों का फैलाया हुआ जहर जो लोगों के अंदर है कि जी वो IMF हम पे महंगाई मसलत कर रही है। नहीं, वो ये कह रही है कि आपके जितने रियासती इदारे हैं, इनके अकाउंट जो है वो ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर ऑपरेट होना चाहिए थ्रू स्टेट बैंक। और पाकिस्तान की हुकूमत इनको मिन्नतें कर रही है कि हमें जो है वो फौज के अकाउंट जो है वो हमें 3 साल का पीरियड दिया जाए। तो ये कमजोर हुकूमतों की निशानदेही है कि वो अपने सोसाइटी को, अपने निजाम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहते। अनअकाउंटेड फंड्स जिन लोगों को दिए गए हैं, वही इस जमहूरियत को कमजोर करते, अपनी प्रॉक्सीज पालते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है। वो मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की या गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं, बल्कि कराची से लेके खैबर तक, और खैबर से लेके अगर आप गिलगित बल्तिस्तान तक जाएं, तो एवरीवेयर you can see there is a lawlessness, there is no rule of law, और अदालतें जो है कोई फंक्शनल नहीं है। जजेस को जो हुक्म आता है ताकतवरों की तरफ से, वो उसी तरह की रेमेडीज आपको फ्राहम करते हैं। शौकत भाई बात जरा लंबी कर दी, सॉरी। नहीं, जरूरी थी ये बात। आपकी बातों से कुछ सवाल उभरते हैं। पहला तो ये है कि मैं आपकी मूवमेंट, आपके जो स्ट्रगल है उसका ऐनी शाहिद हूँ, आई विटनेस हूँ। पिछले 20 साल से तो मैं 20-22 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ। खाली ये नहीं है कि जिनीवा या ब्रसल्स, बल्कि आप दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में, अभी आप शायद ऑस्ट्रिया भी गए थे। हाँ, अभी पार्लियामेंट आपके में भी मैं गया। हाँ, आपके स्पोक्स पर्सन कनाडा भी गए थे, वहां भी अथॉरिटी से मिले थे। सवाल मेरा ये है कि एक बात मैंने नोट की है कि आपके जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें एक नारा होता है कि वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा। उस जी हवाले से हम देखते हैं कि भारत में अभी कल बजट अनाउंस हुआ तो उसमें JNK के लिए सेंटर की तरफ से 35,000 करोड़ रुपए रखे गए। आप ये बताएं कि POK के वसाइल आपके हैं, कब्जा उनका है, उसको जरा डिटेल में बताएंगे कि उन वसाइल का POK के लोगों को क्या फायदा है, और सेंटर यानी इस्लामाबाद POK के लिए कुछ देता है, गिलगित बल्तिस्तान और POK के लिए? देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी पूरी सूरत हाल। हमारे दो दरिया हैं, और उन दोनों दरियाओं का जो नेचुरल फ्लो था उसको मोड़ दिया गया, चूंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी के क्राइसिस थे। ना तो आजाद कश्मीर की जो सो कॉल्ड हुकूमत है उसको एतमाद में लिया गया, और ना ही कोई फैसला ये किया गया कि भाई ये इतना जो एनर्जी पैदा करेगी तो इसमें आजाद कश्मीर के लोगों का क्या हिस्सा। जोर जबरदस्ती के साथ दरियाओं का रुख मोड़ दिया गया। रुख को वो जो टनल थी, टनल के जरिए मोड़े गए, तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो चूंकि हमारे यहाँ जो पहाड़ी इलाका है जिसको कहते हैं अप्रेरियन पार्ट्स में रहने वाले जितने भी लोग थे, वो उसका पानी खुश्क हो गया। क्योंकि नीचे जब टनल खोद दिया आपने तो ऊपर से पानी नीचे चला गया। वो जो नीचे से जमीन के दबाव की वजह से ऊपर पहाड़ों में पानी
यानी एक नेचुरल उसका वो होता है, वो प्रेशर जो ऊपर जाता है, वो खत्म जिस वक्त हुआ, तो नतीजा ये है कि लोग इन सर्च ऑफ वाटर वहां से हिजरत पे मजबूर हैं। उनके माल मवेशी को पानी नहीं, उनको खुद पीने का पानी मैसर नहीं है। फिर यह है कि उस कई दफा जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, ये इज़हार कर चुके हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर भी, कि ये जितने भी डैम बन रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पे, इन डैमों के हवाले से हमें अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। इसका मतलब यह कि जोर जबरदस्ती से काम हो रहा है, और इकोनॉमिकल अफेयर्स के अंदर आज़ाद कश्मीर की सो कॉल्ड हुकूमत की भी कोई से नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो मंगला डैम जिस वक्त बनाया गया, तो उस वक्त लोगों ने रजिस्ट किया, तो एक मायदा किया गया, और ये 1964 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 1964 में ये मायदा किया, और ये वो किया गया कि आज़ाद कश्मीर की जो ज़रूरत है वो 300 मेगावाट की है, तो ये बिजली यहाँ के लोगों को फ्री दी जाएगी, और अगर आबादी बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, तो वो भी फ्री दी जाएगी। क्योंकि आज अगर आप देखें किसी मीरपुर के बंदे से भी बाद अज़ां ना सिर्फ वो मंगला डैम बना, बल्कि उसमें एक्सटेंशन की गई। आप जब बरसात का मौसम होता है और बारिशें तेज हो जाती हैं, तो वो पानी ओवरफ्लो करके तो पूरे मीरपुर के जो आबादी है उसको मुतासर करता है, और लोगों की खरबों की जायदाद जो उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ बनाया है वो एक साल में ही बर्बाद हो जाता है। नुकसानात उसके जो है ना वो ये। फिर पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इन्होंने जो है ना वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक महकमा बनाया, अरसा। अब पाकिस्तान का अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ ये था कि ये एरियाज जो है वो डिस्प्यूटेड है, लिहाजा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अरसा के अंदर नुमाइंदगी नहीं दी गई, और जब यूनिलेटरली कानून बनाया गया कि इन खित्तों से जो दरिया का पानी आता है, दे कैन नॉट यूज दैट वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस, यानी दरिया हमारे हैं लेकिन हम उसको आपाशी के लिए और दीगर जरूरियात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लीगली बैंड कर दिया गया है। तो इसी तरीके से जो है वो हमारे जंगलात हैं, तो मिलिट्री की क़यादत में जंगलात की कटाई जिस वजह, अगर आप कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे खड़ा रहे, जो जो मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी की तरफ जो रोड शरा है, तो आप देखेंगे कि पूरे पूरे दरख्त जो है ना वो कटे हुए फौजी गाड़ियों और प्राइवेट ट्रकों में जो है वो उधर जाते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो, और यही वजह है कि जिस तेजी के साथ जंगलात का कटाव है उसका इम्पैक्ट जो है वो मौसमों पे भी पड़ा है। अब उधर जो है वो चाइना का जो सीपैक इन्होंने बनाया, तो उसके को यानी वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। आप ये देखिए कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंगल पैनी भी एनवायरनमेंट के लिए नहीं रखी गई है, और उसके असरात ये हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब तो लद्दाख में आपने देखा होगा, जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, लद्दाख में भी लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि चाइना जो है वो अपने इधर ऐसे वो फौजी बैंकर्स बना रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उस तरफ भी, और इस तरफ तो जो है वो ये जो पाकिस्तान के अंदर आए रोज जो सैलाब आते हैं और जो अनसीजन बारिशें होती हैं, ये सब कुछ असरात हैं ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, और पब्लिक की कोई से नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुल्क हमारा, कब्जा तुम्हारा, वसाए दरिया हमारे, कब्जा तुम्हारा। तो कोई चीज भी जो है ना, हालांकि ये खिता जो है उस एतबार से कि चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की है और फॉरेन रेमिटेंसीज हैं वापस भेजते हैं,
जो बजट पाकिस्तान देता उससे कहीं गुना ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस के तौर पर कश्मीरी भेजता है वहां से। लेकिन आज भी आजाद कश्मीर की सड़कें जो है वो पत्थर के दौर की है आज भी वहां। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आजाद कश्मीर का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है उसके इंटरव्यूज भी हैं कि मैं एक अस्पताल को जब विजिट करता हूं तो फिर मेरा मन ही नहीं करता कि उस अस्पताल की, क्योंकि उसकी इतनी खस्ता हालत है। वो बिल्डिंगें जो हमें अपने अर्थक्वेक की वजह से कुछ सऊदी अरब ने, कुछ तुर्की ने, कुछ दीगर मुल्कों ने बना के दी, उस पे भी जो है ना वो कब्जा आर्मी के लोगों ने कर दिया। रावला कोट हॉस्पिटल था, उसका कुछ हिस्सा तो सिविलियन आबादी के लिए है, लेकिन वो सबसे ज्यादा चूंकि इसलिए कि जब वह आप पूरे पाकिस्तान का जो जो सेहत का हेल्थ का बजट है वो अगर 1.5% है, तो जो पाकिस्तान की पेरिफेरीज के अंदर रहते हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या बजट मिलता होगा। तो ये फिगर्स जो है वो दे दी जाती हैं आजाद कश्मीर के सो कॉल्ड वजीर फाइनेंस मिनिस्टर को, वो अनाउंस कर लेता है और उसके बाद जो है वो, चूंकि ये उन्होंने अपने प्रॉक्सीज बिठाए हुए होते हैं जिनको मराद दी जाती है एक गाड़ी अच्छी सी जो है ना न्यू मॉडल की, और बाकी ये सारे यूरोप के दौरे पे कर रहे होते हैं और सबका जिम्मे एक ही काम है, टू प्रोपोगेट अगेंस्ट इंडिया। और ये बताओ कि जनाब है जो इंडियन हेल्थ पोर्शन है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसमें जुल्म और ज्यादतियाँ होती हैं। और ख़ास करके जो 5 अगस्त है 2019 में हुआ। अब आप ये देखिए ना कि कोई पाकिस्तान से ये पूछता नहीं है कि क्या जिन राइट्स को आप आज कहते हैं, तो जिस वक्त ये राइट्स यानी 370 थी, जिस वक्त स्टेट सब्जेक्ट था, जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी असेंबली थी और इतनी बाख्तियार असेंबली थी, इतनी बाख्तियार हुकूमत थी, तो आपने तो उस हुकूमत के खिलाफ, और वहां तो आपने मसला जंग का आगाज किया, यहां से लोगों को तैयार करके भेजे, तो आपने उस हिस्से के लोगों के राइट्स कभी माने ही नहीं है। आप तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करके, तो एक पॉइंट एजेंडा है कि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान बनाया वो दुरुस्त बनाया, और जो है वो बाकी जहां भी हिंदुस्तान की हुक्मरानी है वहां मुसलमान जो है वो बुरे हाल में है। हालांकि शरारत, देखिए मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी खिता जो है वो आइडियल है, या किसी भी खिते के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, या सोसाइटीज जो है वो टोटली लिबरल और सेकुलर है, इवन यूरोप के अंदर भी। तो हमने हिंदुस्तान के अंदर कभी ये नहीं कहा कि वहां दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन हम ये कहते थे कि जिस जगह तुम मुसल्लह जद्दोजहद करने जा रहे हो और जहां तुम आजादी की तहरीक, आजादी की तो सबसे ज्यादा जरूरत जिस खित्ते को है उसको तो आपने दबा के रखा हुआ है, उनको तो वो राइट्स हैं जिन राइट्स का पाकिस्तान के लोग तस्वर नहीं कर सकते। और जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उस खित्ते के अंदर लोगों को हासिल थी, वो तो पाकिस्तान के किसी भी कौम को, किसी भी इलाके को वो हासिल नहीं थी। लेकिन आपने रियासत की पैटर्नेज पे, और ये देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ इंडिजिनस जो है वो जो मसला तहरीक थी, ये लश्कर तैयबा, जैश सब ऑपरेट करते हैं इस्लामाबाद में। एक आदमी था जो उस इलाके का रहने वाला था, वो जो सलाहुद्दीन, तो वो भी आपके इस्लामाबाद में ही बैठा हुआ है। और जिस वक्त उसने चाहा, जमीर पे जब ज्यादा बोझ कभी कभी इंसान सोचता है, तो उसने सीज फायर का सिर्फ एक दिन ऐलान किया, तो दूसरे दिन बंदूक की नोक पे उसे तरदीद करवा गई, उस जंगबंदी का ऐलान उससे वापस लिया गया। तो भाई बात यह है कि इस बंदूक ने वहां के लोगों की ख्वाहिशें, वहां की इज्जतें, हर चीज को एक ऐसी हरासमेंट दी गई है जहां लोग ना सुकून से सो सक, जब से ये बंदूक गई है। इस बंदूक की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां वहां की कमजोर हुई हैं, सिविल सोसाइटी कमजोर हुई है, और लोगों के कहीं ना कहीं राइट्स भी जो है वो कंप्रोमाइज हुए हैं, क्योंकि जहां मिलिटेंसी होती है
तो वो वहां पर जो है कोलेटरल डैमेज जो है वो किसका होता है? अल्टीमेटली तो लोगों का होता है। तो मैं उस वो अददों यानी बजट के जो है ना वो जो नंबर्स हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम वहाँ एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही आप कह सकते हैं कि बड़े कद काठ की हैं, और वो तो इस पे अच्छी बुरी हर तरह की राय देते हैं और लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ तो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, और जो आपके सो कॉल्ड मीडिया है ये पिक एंड चूज करते हैं, जो कोई मदल्लल अंदाज में अपनी बात रख सकता है, अपना मुकदमा लड़ सकता है, उसको तो कभी ये स्पेस देते नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो परवर्ट किस्म के हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल जो विजन है वो क्लियर नहीं होता, उनको बिठा के कुछ इस तरह की बातें करवाते हैं जिन बातों का ना कोई मानी है ना कोई मफहूम। मैं ये कहता हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं कि जो एक्ट 74 जो इम्पोज है उसमें क्या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार हैं, सदर के क्या अख्तियार हैं, उस असेंबली के क्या अख्तियार हैं। जिस असेंबली को कानून बनाने का हक हासिल ना हो तो वो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जिस प्राइम मिनिस्टर के ताबे जो है वो चीफ सेक्रेटरी ना हो, चीफ सेक्रेटरी ना हो। अभी आप ये देखें ना, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी मुझसे मेरी सिक्योरिटी ले ली गई है, तो भाई चीफ सेक्रेटरी तो जो है ना वो पाकिस्तान से जाता है, तो वो अगर देखेगा कि आपको तंग जो है वो आपसे सिक्योरिटी लेके की जा सकती है तो वो करता है। अगर उसको ये ख्याल हो, एक लम्हे के लिए वो उसके जहन में ये एहसास हो कि ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, तो वो कैसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ये बांडा भी चौराहे फूटा हुआ है। अब कुछ लोग जो है वो खुली आंखों से देखना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है कि गलगित बल्तिस्तान के लोगों और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कोई ताकतवर हुकूमत जो है वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और हम जैसे जो नातवा कंधों वाले लोग हैं, हमारी वॉइस उन लोगों तक है या कोई रेमेडी उन तक पहुंचने में कई एक ऐसे सो कॉल्ड दावेदार बन जाते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि उनके दोस्त कौन है और उनके दुश्मन कौन है। तो कुछ भाई, आप को मैं जो इतने अरसे से जानता हूँ, आप एक सेक्युलर लिबरल सोच के हामिल हैं, और आपकी पार्टी के लोग भी मैं देखता हूँ वहाँ पे वो जो रिवायती एक पेश किया गया है, कश्मीर के इमेज पेश की गई है कि मिलिटेंट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट होते हैं। आपकी पार्टी में मुझे ये चीज नजर नहीं आई। इस हवाले से दो सवाल है मेरे। एक तो भारत में जेएनके में पंडितों को भगाया गया, जेनोसाइड भी हुआ, इनको निकाला गया। और मैं जिनीवा में देखता था कि प्रोफेसर काशीनाथ पंडित आए या दूसरे पंडित आए, वो कश्मीरी मुसलमानों से इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन आपसे वो हमेशा प्यार करते थे और पीठ पीछे भी आपकी तारीफें करते थे कि आपकी सोच एक पॉजिटिव सोच है। तो उस कश्मीरी जेनोसाइड, पंडित जेनोसाइड के हवाले से आपका क्या मौकिफ है? और दूसरा, आपने कहा कि जम्मू बेसिकली मेजोरिटी हिंदू प्रोविंस था, हिंदू स्टेट थी, तो पाकिस्तान में जो पीओके है वो एक्चुअली जम्मू है, तो क्या पीओके में भी हिंदू थे या हैं अभी भी? क्या पोजीशन है? देखिए, बात यह है कि पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ, ये पीओके के अंदर हम ही लोग थे जिन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की। हमने ऐसे नहीं ये कहते तनाइयां काटी हैं, कुछ हमारे जुर्म ऐसे ही थे कि पंडितों की इस पे कई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और कई सेमिनारों के अंदर भी हमने ये कहा, और यही दलील हम देते थे कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की कम्युनल लाइन पे मजीद लाइनें गहरी कर रहे हैं। 47 के जख्म लोगों में भरे नहीं है कि इन्होंने नए जख्म देना शुरू कर दिए हैं, और उसके लिए जो है वो हमने हर जगह आवाज उठाई। और आपको शायद याद हो कि एक वक्त ये था कि हमारे जो श्रीनगर से दोस्त, और खास करके पंडिता साहब का आपने जिक्र किया, काशीनाथ पंडिता का, तो ये लोग इनकी यहाँ भी जिनेवा के अंदर भी जुबानबंदी करने की कोशिश करते थे इनके और एक तरह का इनने बाइकाट
रखा हुआ था ताकि एमक्यूएम के लोगों के को भी थ्रेटें देते थे। तो मैं और हमारे दोस्तों ने, जिसमें मुमताज़ खान साहब भी थे, नासिर अजीज खान साहब भी थे, बिलाखर पंडिता साहब को हमने एक 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 वो इज्जत दी जिसके वो मुस्तहिक थे। वो उस्ताद थे, उन्होंने कई कश्मीरियों को इर्रिस्पेक्टिव के उनका क्या फेथ था उनको पढ़ाया। हम उनके दुख को कि जो जबरदस्ती उनको उस घर से, जिस कश्मीर से वो मोहब्बत करते थे, उससे उनको बेदखल किया गया। तो हम उस जबर का तो एहसास, और खास करके मुझ जैसा आदमी जो जला वतन हो, उसको तो ऐसे लोगों को और भी ज्यादा एहसास होता है। तो पंडिता साहब के साथ हमने कई नशिस्तें की और बड़ी एक शाम पंडिता जी के नाम। तो बात अजाम मतलब यह कि और फिर जो उधर से जो कश्मीरी या जो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट है लोगों को थ्रेट करते थे, एमकेएम के और दीगर लोगों को, तो हमने उनको बुला के बैठा के समझाया कि औकात में रह के यहाँ अगर चीज करनी है तो फिर ठीक है, और अगर आपने अपनी औकात से बाहर निकल के कोई हरकत करनी है तो फिर उसको हम कश्मीरी बस बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इस एक्शन की वजह से आगे ही हमारी नेशन जो है ना, कश्मीरी कौम, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हुए हैं। तो वो आपको पता है उस सारी चीजों का जो है ना। फिर ये है कि हमने हर जगह पे, आपके बरतानिया के अंदर भी ये लड़ाई लड़ी, मस्जिदों से हमारे प्रोग्रामों के बाइकाट के जो है वो मैसेजेस दिए जाते रहे स्पीकरों पे, कई एमपीज को जो है वो प्रेशर डाला जाता रहा कि इनके प्रोग्रामों में ना जाएं, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। बाकी जो बात यह है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये कोई जम्मू प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, इसके इंतजामी मुख्तलिफ वो थे। जैसे एक सेमी विदन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पुंछ जो है एक सेमी रियासत का वो था। कुछ लोग एरिया तो तकसीम की वजह से, जैसे रावला कोट वगैरह, ये पुंछ का हिस्सा थे। और पुंछ का जो ताल्लुक था वो ज्यादातर वैली के साथ था, तजारती और जो वो थे। ये तो तकसीम की वजह से फिर रिश्ते गड़बड़ हो गए। जैसे हमारा मुजफ्फराबाद है तो इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वैली। हमारा मीरपुर जो है ये जम्मू का हिस्सा था, कोटली का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू के साथ था, कुछ हिस्सा जो है वो पुंछ के साथ था। तो पुंछ जो है वो ये है कि पुंछ में जो मेजोरिटी लोग हैं वो पुंछी बोलते हैं, जिसको हम उर्फ आम में कहा जाता है पहाड़ी। मीरपुर में तो कुछ लोग जो है वो, हालांकि जम्मू की तो ओवरऑल जो लैंग्वेज थी वो डोगरी स्पीकिंग थी, लेकिन लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी डोगरी को तो अडॉप्ट नहीं किया, अपनी जबान को वो जबान तो नहीं दी, क्योंकि उससे मतलब यह है कि कोई डोगरों के साथ रिश्ता जुड़ता था तो इन लोगों ने पहाड़ी कहना शुरू कर दिया। हालांकि पहाड़ी बलोचिस्तान में भी पहाड़ हैं, दीगर कई खित्तों के अंदर है, तो पहाड़ी तो कोई जबान नहीं होती है। जबानें तो सरजमीन के साथ, जैसे सिंधी है तो वो सिंध धरती के साथ जुड़ी हुई जबान है, वही जबान बेसिकली सिंधियों को आइडेंटिफाई करती है। तो बहरहाल एनी हो, मैं इस वक्त किसी वो अदब की और जबानों के उसमें नहीं कहना चाहता हूँ। तो एक तो ये मैं आपको बताऊं, ये देर आर सम पीपल जिनको कुछ पता नहीं है, वो जो दरख्तें की हुई है ना कुछ लोगों ने, यहाँ कई लोग हैं जिनको वो हमारे एक दोस्त हैं वो कहा करते थे कि कुछ लोग तो 1900 यानी मसला कश्मीर उन्होंने दरख्त किया, किसी ने 80 की दहाई में, किसी ने 90 की दहाई में, किसी ने 2005 में। तो ये जो 2019 के बाद जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर और मसला कश्मीर दरख्त किया है, तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं जिनका न कोई मानी है, और उनकी शायद उनकी बात जो है वो घर वाले भी समझने के लिए तैयार नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर एक तारीखी रियासत है जिसको फोर्सबली तकसीम किया गया है और जिसके इन्वेजन हुई है। उस पे 3 जो है वो यूनाइटेड नेशंस की मशहूर रेजोल्यूशंस है। उन रेजोल्यूशंस के अंदर स्टेट का रोल जो है वो बताया गया है कि इंडिया का क्या लोकल स्टैंड आई है, पाकिस्तान का क्या लोकल स्टैंड आई है। पाकिस्तान से जो कहा गया है वो तो बहुत स्टेट वर्ड्स में, मतलब यह कि जिसको कुछ छोटी मोटी भी अंग्रेजी की सुध बुध है, और ये सारी वो करारदादें जो मुतफिका अलय हैं, और खास करके 13 अगस्त की जो रेजोल्यूशन है
جس میں پاکستان کو اور پھر ساتھ میں ٹروس ایگریمنٹ کیا گیا جو انڈیا پاکستان اور سارے جو سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے سگنیٹری ہیں جس میں پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ علاقہ خالی کرنا ہے ان تمام لوگوں سے جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ان تمام فوجی جو فوج کے اندر گئے ہیں لڑائی کی غرض سے اس علاقے کو آپ نے جو ہے وہ خالی کر کے یونائٹڈ نیشن کے کو اطلاع دینی ہے تاکہ یونائٹڈ نیشن اس کو ایک لوکل اتھارٹی قائم کر کے باقی ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنائے سری نگر کی گورنمنٹ تو بے فس سے جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کے طور پہ یونائٹڈ نیشن کے ٹروس ایگریمنٹ میں ریکگنائزڈ ہے تو جہالت ہے پروپیگنڈا دیکھے یہ جو خربوں کا آج پاکستان جو ہے وہ اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہوا وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس ملک کے سارے قومی جو وسائل تھے اس ملک کے جو نیچرل ریسورسز تھے اس ملک کا جو غلہ تھا اس ملک کی جو جتنے بھی آمدن تھی وہ پراکسی وار میں لگا دی اور باقی مذہب پاکستان جو ہے وہ انہوں نے پلاٹنگ کر کے بھیج دیے اور جتنے قرضے کوئی پوچھے وہ ایک دفعہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم وہ قرضوں کا حساب لیں گے کہ آئی ایم ایف کے قرضے جو ہے نا تو بعد میں وہ انہوں نے اپنے حلق سے بھی نیچے اتار دیا وہ نعرہ پھر نہیں لگایا 4.5 سال اور نون لیگ نے تو ویلکم کیا پیپلز پارٹی نے بھی ویلکم کیا تھا کہ ہاں بالکل اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے لاؤنس جو جاتے ہیں وہ دفاع کے نام پر جنرلوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے گیم میں پالیٹکس میں بھی کھیلتے ہیں اور اپنی پیریفیریز کے اندر بھی اور اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اور وہ ریلیونٹ رہتے ہیں اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی سیکرٹ وہ ٹاکس ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان سے سیویلین لوگ نہیں ہوتے یہاں سے یا تو حاضر سرور یا ریٹائرڈ جنرلز ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے المیے ہیں ہندوستان کے بھی المیے ہیں پاکستان کے بھی المیے ہیں کہ ہندوستان نے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کے اعتبار سے اڑوس پڑوس میں پر جو ان کی نظر ہونی چاہیے تھی وہاں جو تہادی لوگ تھے جو سیکولر لوگ تھے ڈیموکریٹک لوگ تھے جو خطے کے اندر امن کے خواہاں تھے پیس لیونگ فورسز کا ہاتھ بٹانے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اور سوویت یونین کے انہدام کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروگریسو وائسز تھی وہ بھی دھیرے دھیرے این جی اوز نے ٹیک اوور کر دیا اور ایک سرونٹ مینٹلٹی نے جو ہے وہ پریویل کرنا شروع کر دیا اب سرونٹ مینٹلٹی جو جس سے پیسے لیتا ہے وہ جو ٹاسک دے وہی وہ کرتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ تھنکرز کے طور پر جب سوسائٹیز جب پولیٹیکل پارٹیز انڈیپینڈنٹ تھنکر پیدا کرنا چھوڑ دیں تو پھر معاشرہ جو ہے نا وہ بانجپن کی طرف بڑھ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہیں ہمارے اس خطے کے اندر آپ کو وائسز جو ہے وہ نظر آئیں گی لیکن براڈر بیس ایک جبر کا ماحول ہے اور اس جبر کے ماحول میں لوگوں کی سروائیول مشکل ہے شوکت بھائی آپ کی پارٹی انٹرنیشنل لابنگ کرتی ہے پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا آپ بھی کئی بار جا چکے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک میں آپ کیا دیکھتے ہیں واٹ از دا وے اہیڈ فار کشمیریز فرام انٹائر اسٹیٹ آف جموں کشمیر گلگت بلتستان لداخ سب آپ کیا آگے راستہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی امید ہے آپ کو کہ ادھر امن آئے گا اور ادھر پروسپیرٹی آئے گی وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھے بات یہ ہے نا یہ کسی آپٹمزم کی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سچویشن یہ سسٹم یہ سٹیٹس کو اور اس کے اندر جو پالیسیاں رکھی گئی ہیں یہ اپنے مدت پوری کر چکا ہے یہ اب سروائیو نہیں کر سکتا کئی ایک فورمز پہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا میں نے کہا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کہ ابھی دنیا جو ہے وہ یہ ڈیزاسٹر نہیں ہونے دے گی کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا کو جو خطرات ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستانی فضائیہ پاکستان کی بحریہ ان کے اندر ریڈیکل ایلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے
اور جس پر پاکستان اگر ڈیفالٹ کرے گا تو سب سے زیادہ بینیفیٹڈ جو ہے وہ پاکستان کے ریڈیکلز ہوں گے. اور پاکستان نے جو لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے تو جو نیوکلیئر تیار کیا ہے، خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انارکی کے اندر یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ادھر چلا جائے گا. تو اب دیکھیے پاکستان کے ساتھ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، پاکستان کے پاس ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کہ اس نے یہ ایکسپٹ کرنا ہے تو سروائیو کرے گا، اگر یہ ایکسپٹ نہیں کیے تو پاکستان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. اس میں پاکستان کو تمام سٹیزنز کو ارریسپیکٹو کس کا کیا فیتھ ہے، کس کا کیا مذہب ہے، اس کو ایکولی مواقع مہیا کرنے ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کرنی ہوگی، اور وہ جتنی بھی ڈسکریمنیٹری لاز ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے. یہ ریاست کا اختیار جو ہے وہ اب ورلڈ کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ اس سے یہ اختیار چھین لیا جائے کہ یہ لوگوں کے عقیدوں کا، لوگوں کے مذہبوں کا فیصلہ کرے. دوسری بات جو ہے وہ ورلڈ کمیونٹی کو جو خطرات ہیں کہ نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ پاکستان کے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگنے کے کبھی چانسز ہیں، لہذا پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے. اور یہ اب جو ہے نا ایجنڈے پہ آ گیا ہے کہ بھائی پاکستان جیسے ایک ارریسپانسبل کنٹری کو اگر آج تک یہ سنبھال کے رکھ پائے ہیں تو اس میں ورلڈ کمیونٹی کا بہت بڑا شیئر حاصل ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اب آپ تو کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے جو ہے وہ آپ کو کب تک دیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو کسی کنویں میں پھینکتے رہیں. تو کنواں ان کا تو اب وہی ہے کہ جو جس آرمی پہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اس کا تو بیشتر حصہ ریڈیکل ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ امن کی خواہش لیے ہوئے پاکستان کو قرضے دے گی، لیکن اس کو ڈی نیوکلرائز کرے گی. یہ نیوکلیئر کی عیاشی جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کو اب نہیں کرنے دی جائے گی. اور پاکستان نے جتنا جلد سمجھ لیا اتنی ہی اس کے لیے کمفرٹ مہیا ہوگی، اور جتنی دیر اس نے رزسٹ کی اس کی سوسائٹی اور زیادہ فریکچرڈ ہوتی رہے گی. اسی طریقے سے یہ ہے کہ ڈیموکریسی پورے اسپرٹ کے ساتھ لاگو ہو. اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی ایک بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشنز ہو پولیٹیکل پارٹیز کو، اور جو کیا آتے ہیں ان کے ورکرز جو ہے وہ بنائیں، وہ اوپر آئیں. یہ نہیں وہ جو انڈیا کے اندر ایک ڈائنسٹی وہ کیا جاتا ہے جہاں یہ کمبو کبیروں والی جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں تو لوگ ایک لمبی ہسٹری لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب پاکستان انٹرنیشنل فوکس میں ہے. اور اگر آپ آئی ایم ایف کے یہ تو بکواس کرتے ہیں ہمارے حکمران جو ہے نا، وہ ان کو کوئی نہیں کہتے کہ عوام پہ مہنگائی کا طوفان لو. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو مطلب یہ ہے کہ نان پروڈکٹیو فورسز کو بیٹھے بٹھائے جو اتنا کرا رہے ہو تو اس میں کمی لاؤ. یہ چیز یہ پبلک میں رکھنا نہیں چاہتے چونکہ پتہ ہے ان کو کہ جب پبلک کو پتہ چلے گی تو وہ کہیں گے کہ وہ تو آئی ایم ایف کا زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دے گی کہ جو کام ہم نہیں کر سکے اگر آئی ایم ایف کر رہی ہے تو وہ کریں. تو اس طرح یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فری آئل جو ہے وہ آپ بیوروکریسی کو کیوں دیتے ہیں جبکہ ان کی تنخواہیں اتنی آپ نے رکھی ہوئی ہے. یا تو تنخواہیں کم کریں. آپ جو ہے وہ ایک ہے جو لے مین ہے جس کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ ایک موٹر سائیکل رکھتا ہے، آپ وہ پیسے دے کے پیٹرول لیتا ہے. اور ایک آدمی جو 10 لاکھ روپے کے تنخواہ لیتا ہے اس کو آپ نے 500 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بھی فری دیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آرمی کو جب آپ بجٹ دیتے ہیں تو پھر آرمی کو فری آئل دینے کی کیا ضرورت ہے، آرمی آفیسرز کو فری آئل دینے کی کیا ضرورت ہے. ججز کو جب آپ اتنی بھاری بھرکم قسم کی تنخواہیں دیتے ہیں تو ان کو فری آئل اور ان کو فری جو ہے وہ گاڑیاں اور فری چیزیں دینے کی یہ جب یورپ جو ہے جو آپ کو لون دے رہا ہے تو ہم اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کو دیں تاکہ آپ یہاں ایک ہیوج قسم کی بیوروکریسی اور ایک افسرشاہی قائم کر کے رکھیں. یہ نہیں کی جائے گی. اور آپ کی حکومت جو ہے
وہ ان سے وقت مانگ رہی کہ یہ پرنسپلی اگری کر چکے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے. کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف تیار ہے کہ ریشنل ٹائم دیا جائے گا, کچھ چیزوں پہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے آؤ. جیسے ایف اے ٹی ایف والوں نے کہا تھا نا کہ یہ کام کم از کم لیجسلیشن کر کے تو آؤ تو ہم آپ کو نکالیں گے. اب یہ ہے کہ یہی کام جو ہے یہاں کے جو فائنینشیل ادارے ہیں جو پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب وہاں ٹرانسپیرنسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کو ڈیو نیوکلرائز کرنے کے ایجنڈے پہ بھی وہ ہے. اب پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی مقتدرہ کتنا جلدی سمجھ کے اس پہ کتنے جلدی فیصلے کر پائیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو کوئی اچھا پیکج مل سکتا ہے. جتنا یہ اس پہ ڈٹے رہیں گے تو اتنی ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ جتنے بھی کنفلکٹ ہسٹوریکلی پیدا ہوئے ہیں ان کنفلکٹ کو ریزالو کرنے پہ دنیا مینٹلی ابھی بھی دیکھے, چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے یو کے ہو, چاہے یورپ ہو, جو ایڈوانس نیشنز ہیں وہ تو لوگوں کو نظر انداز کر کے کسی ریزولوشن کا تصور بھی نہیں کر رہے. ہمارے ہاں زور زبردستی ہے, ہم نے اتنی فوج رکھ لی ہے, اتنا ٹینک بنا لیے ہیں, اتنا اسلحہ بنا لیا ہے, پھر وہ جہاز جب فائٹر آتے ہیں تو پھر انڈیا کے اندر تو باقاعدہ اس کی کیا کرتے ہیں اس کی نظر اتارتے ہیں اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرامے بازیاں اور یہ انتہا یہ فرسودگیاں جو ہے ان کو دنیا نہیں مانتی. دنیا ان کو فرسودگی کی نگاہ سے ہی دیکھتی ہیں اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اور جتنا ہم عالمی معیارات ہیں جو انسان کے حقوق کے ان کو قائم کرنے کے اقدامات کریں گے اتنے ہی ہماری حکومتیں, ہمارے ملک, ہماری قومیں جو ہے وہ باعزت, باوقار اور لوگوں سے دل کا احترام وصول کریں گے. شوکت بھائی, بڑی ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو ہوئی سارے ایشوز پہ, کیونکہ آپ کئی ڈیکیڈ سے پاکستان ریجن کی ساری پولیٹکس سے بہت قریب سے وابستہ رہے ہیں, اور آپ کا ایک نظریہ ہے جس کو زیادہ تر جو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرنے والے لوگ, ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والے لوگ, وہ آپ کے نظریے کو بائی کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک ریئلسٹک سوچ رکھتے ہیں. Thank you very much, Shaukat bhai, for giving us time and education. Thank you, sir. تھینک یو جناب, بہت نوازش آپ نے مجھے اس قابل جانا اور اپنے چینل پہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. نہیں سر, آپ سے بہت سیکھا ہے, یو این کے فلور پہ آپ سے سیکھتے آئے ہیں, اور آپ کی جو پارٹی کی جو لائنز ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہیں کیونکہ بڑی آرگنائزڈ, بڑی سیویلائزڈ موومنٹ ہے آپ کی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. ابھی ہم ایک کانفرنس کریں گے جو ہے نا آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یو کے کی, تو اس میں آپ کو بھی بلائیں گے. جی ضرور. عزیز دوستوں, شوکت کشمیری صاحب سے آپ نے یہ ساری باتیں سنی جو آپ کو یقیناً حالات سے واقفیت لائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ جوائننگ. تھینک یو.